हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में बाबू कुछ पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, है ना। वो पॉइंट्स क्या था उसको इसको समझना बड़ा ज़रूरी है ना। एक्चुअली पिछले में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे कारण हम इसको यहाँ पे रोक दिए, लेकिन फिर से हम यहीं पे आपको यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ वही लिखा हुआ है। कह रहा है क्या कि इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज आइदर 0 और 180, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। आपने मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ा था, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब किसी पार्टिकल को अगर यू वेलोसिटी से फेंकते थे तो साफ पार्टिकल ऊपर जाता था और फिर से क्या होता नीचे आता था। तो वहाँ पे क्या था कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हो रहा था, 0 हो रहा था या तो 180 हो रहा था। तो अगर 0 180 डिग्री होगा और फोर्स हमारा क्या होगा, अगर कांस्टेंट होगा, देन द पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशन। इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा। सेकेंड कंडीशन कहता है क्या कि इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज थीटा। कह रहे क्या कि इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज थीटा, अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, एंड वेयर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, है ना, मतलब 0 180 को छोड़ के, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, क्या होता था, कर्व। अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर क्या है, कोई एंगल है, मतलब 0 180 डिग्री की छोड़ के, तो वो पाथ हमेशा क्या होता था, कर्व होता था। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या कह दिया, स्टार्ट देखिए, इसको माइंड करो कि इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स क्या है हमारा बाबू, अगर कांस्टेंट होगा, देन द कर्व will be always parabola। पैराबोलिक, ठीक है। कहते हैं क्या कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 180 डिग्री नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो हमारा पाथ क्या होगा, कर्व होगा। और अगर कहते हैं क्या कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो, उसमें भी क्या होगा, अगर फोर्स हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो जो कर्व होगा वो कर्व हमेशा क्या होगा साहब, पैराबोलिक ही होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल इसका दिखाते हैं, जैसे मान लो की है ना, अर्थ है, ये क्या है हमारा, अर्थ सरफेस है, ये क्या है, मान लो अर्थ सरफेस। ध्यान से देखना बाबू, अगर हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल, ये थीटा ना ही 0 डिग्री और ना ही 180 डिग्री है, दिखाई दे रहा है, तो साफ सोचिए पाथ कैसा होता था, पार्टिकल भी क्या करता था, प्रोजेक्टाइल करता था कि नहीं करता था। तो ये पाथ ऑलवेज क्या होता था, ये पैराबोलिक पाथ होता था, पैराबोलिक पाथ ऑलवेज होता था, पैराबोलिक पाथ। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देख यहाँ पे वेलोसिटी इधर है और इस पॉइंट पे फोर्स देखोगे तो mg, फोर्स एक ही लगेगा, वो mg लगेगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी ऐसे है और यहाँ पे फोर्स कितना है, mg। तो हर एक पॉइंट पे अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 180, किसी भी एंगल, किसी भी पोजीशन पे देखोगे 0 180 डिग्री नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में पाथ हमारा क्या होता था, ऑलवेज पैराबोलिक होता था, कोई दिक्कत नहीं। अब यही, इसी को हम लोग क्या मिलेंगे साहब, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग यूज करेंगे। कैसे, तो देख, ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 मिटा दो इसको, शाबाश बाबू। देखो आगे कहता है क्या कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख बाबू, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी साहब, कांस्टेंट होगी। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं साहब, ठीक है। आओ, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको दिखाया हुआ कैसे होगा, अगर दो लाइनों के बीच की गैपिंग जो होगी वो हमारी सेम होगी, तो दैट इज द कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। यही पहचान का तरीका है ना। आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल देखो, हम कह रहे क्या कि मान लीजिए एक ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ऐसे क्या है बाबू, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इधर की ओर है, इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड है।
और इसमें अगर एक चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इस चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फोर्स कितना लगेगा, F की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आओ इस चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो सोचो इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। या अगर देखो अगर चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। नहीं, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे भी हो जाएगी क्यू ई, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज के कारण अपोजिट होगा। तो साहब इसका भी पाथ क्या होगा, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। बोलो कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट है। अब कहता है कि स्ट्रेट लाइन होगा, बहुत बढ़िया बाबू। देख तो सोच इस पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसका मास अगर m मानते हैं, इसका मास हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बाबू, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना है, q इंटू ई, ये माइनस नहीं, ये डॉटेड का माइनस आ गया, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो ये आपका क्या मिल गया साहब, एक्सेलरेशन मिल गया। बोला हाँ कि ना। अगर हम बोले कि बाबू इसके पास काइनेटिक एनर्जी, या पूछ दे कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। कभी पढ़ा क्या फॉर्मूला, 11th क्लास में पढ़ा होगा, शाबाश बाबू। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि यहाँ से इसको रिलीज किया जा रहा है, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, RELEASE। अगर रिलीज किया इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 मान लेंगे, प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, तो निकाले हैं QE बाई m। शाबाश, बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। और t क्या है, t है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी किसी भी t टाइम पे, QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी। बोलो कोई दिक्कत बाबू नहीं, शाबाश। तो ये आपको क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गया। अगर हम पूछ दें कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का मोमेंटम के बारे में पूछा जाए तो p बराबर क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। और मास कितना है, m है, और वेलोसिटी देखो किसी भी t टाइम पे क्या निकल गया, QE बाई m इंटू टी। ये आ क्या, क्या मोमेंटम, किसी भी t टाइम पे मोमेंटम हो गया। अगर हम आपसे पूछ दे कि एनर्जी एट एनी टाइम t, क्या पूछ दे, एनर्जी, यहां देखो काइनेटिक एनर्जी पूछ दे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। नहीं, किसी भी टी टाइम पे हम क्या पूछ दे, काइनेटिक एनर्जी पूछ देंगे, तो क्या आ जाएगा बाबू, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, बराबर हाफ मास कितना है, m ही मान लेंगे, और वेलोसिटी कितना है साहब, निकाले हुए हैं, QE बाई m इंटू टी, QE बाई m इंटू टी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बाबू, आपको काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो कुछ भी पूछे तो साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं। किसी भी डी डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला लगा लो बाबू, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ऐसा अगर रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जैसे हम आपको बोले कि बाबू ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैसे है ना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे हम लोग हटाएंगे, वहां पे भी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन बाबू नहीं मान के चल रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई हुई है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q और उसका मास क्या है, m है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल। अब इस पार्टिकल को ऐसे हॉरिजेंटली हम किसी रफ्तार से ऐसे फेंक दिए u वेलोसिटी से। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, E है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हम पूछेंगे पहले बताओ इसका पाथ कैसा होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा,
क्या ये पार्टिकल ऐसे सीधे जाएगा? बोलना पड़ेगा। तो पार्टिकल ये सीधे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देख कि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे की ओर है, तो इस पे फोर्स नीचे लगना लगेगा। फोर्स क्या लगेगा बाबू? नीचे की ओर लगेगा। और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QE। तो हर एक पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। नीचे की ओर लगने के कारण पार्टिकल का पाथ क्या होगा? कर्व होगा। पार्टिकल का पाथ क्या होगा? कर्व होगा। और पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। और सोच, अगर हम पूछ दें कि ये पाथ कैसा होगा, तो दिस इज द पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम पे जो फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल पे क्या लग रहा है? QE ही लग रहा है। बोलो कोई दिक्कत? और वो उसका डायरेक्शन किधर है? फोर्स ऑलवेज अलोंग y एक्सिस है। देखो, अगर मान लो कि इसको x एक्सिस मानते हो और इसको y एक्सिस मानते हो, ठीक है, इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने, तो हम पूछ देंगे फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना होगा? 0 नहीं, क्योंकि x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। सब फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम पूछ दें कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। अगर हम पूछें कि फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा साहब, तो फोर्स अलोंग y एक्सिस हो जाएगा Q × E। अगर हम पूछते कि एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसका मतलब QE/m। ये आपका क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ऐसे एकदम फटाफट इस पे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे हम आपसे पूछे एकदम टफ क्वेश्चन। अच्छा, पहले यही सब निकाल लेते हैं, ठीक है? चलो, अगर हम पूछे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी साहब, वही हमको बताना था। हमको घबराने की बात कोई नहीं है। देख, यहाँ पे पार्टिकल इस माने कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है, तो इसका साहब एक x कंपोनेंट होगा और इसका एक क्या होगा? y कंपोनेंट होगा। तो इस v का x कंपोनेंट होगा और इस v का क्या होगा? y कंपोनेंट भी होगा। चल बाबू, v का x कंपोनेंट बोल कितना होगा? तो v बराबर u प्लस at। v बराबर क्या होगा? ux प्लस ax इंटू टी। नहीं, 2D मोशन पढ़ा है ना साहब, तो x एक्सिस का अलग इक्वेट करेंगे, y एक्सिस का अलग इक्वेट करेंगे इक्वेशन, ठीक है? तो x एक्सिस में इक्वेशन लिखा है, तो vx बराबर ux प्लस ax इंटू। चलो आओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में कितना है? u है। और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितना है साहब? वो 0 है। देख, यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है साहब, ठीक है? ये ऐसे है। बोलो कोई दिक्कत? शाबाश। या वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा? 0 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस देखो कितना है? सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो सब 0 हो गया। इसलिए vx वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो मिलेगा वो हमेशा u मिलेगा। इसका मतलब तू सोच, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, यहाँ पे भी आएगा पार्टिकल, यहाँ पे भी आएगा पार्टिकल, हमेशा उसकी वेलोसिटी x एक्सिस वाली कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है साहब x एक्सिस के अलोंग। देखना, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए वेलोसिटी 0 होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी को चेंज करता है साहब, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। आओ, ऐसे हम लोग इधर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपका फटाफट सटासट निकलेंगे। और देखो, अगर हम आपसे पूछ दे कि साहब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना होगा, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस v बराबर u प्लस at, कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है? 0। एक्सेलरेशन QE/m इंटू टी, तो इसलिए वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना हो गया? QE/m इंटू टी। तो सोचो कि यहाँ पे एक Vx निकल गया, Vy निकल गया, तो Vnet की वैल्यू, Vnet कैसे लिखेंगे? Vnet लिखेंगे अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। अंडर रूट क्या आ जाएगा बाबू? Vx की वैल्यू होल कितनी हो गई? V का स्क्वायर प्लस QE/m का इंटू टी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या निकल गया साहब?
वी नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सिंपल सा चीज, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। जल्दी जीरोक्स करेंगे। जैसे इसमें टफ चीज क्या पूछ देगा, कह देगा साहब जैसे उसमें आपने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। अगर हम आपसे पूछ दे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी, कैसे निकलेगा? तो देख हम इसी में पूछ दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मिटा दे इसको, आओ देखो हम आपसे पूछ दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या समझ में आता है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑलवेज रिप्रेजेंट, आप हमेशा याद रखिए, चाहे यहां पढ़िए 11th क्लास में पढ़िए या 12th क्लास में पढ़िए या किसी भी चैप्टर में पढ़िए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिव्स यू अ रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? तो बाय एलिमिनेटिंग टी, मतलब टाइम। अगर टाइम को एलिमिनेट कीजिएगा तो अपने आप आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिलेशन निकल जाएगा। जैसे देखो हम कह दें हमें तो चाहिए एक्स और वाई एक्सिस में रिलेशन, तो चलो एक्स एक्सिस यही है, एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t along x एक्सिस। पहले x एक्सिस में मोशन लिख, इक्वेशन लिख, x s बराबर क्या होता है? s ऑफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सोच x बराबर क्या लिखोगे? x बराबर बाबू देख x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? देख u का x कंपोनेंट कितना था? तो 0 u था, टाइम t हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन 0, या x बराबर कितना हो गया? ut। साहब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानने से पहले आपको क्या करोगे, यहां से t निकाल लो। तो t बराबर क्या होगा? x बाई u। u कुछ ऐसे दिया हुआ है आपका, t आपका आ गया, ठीक है। तो t बराबर हो गया x बाई वी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप क्या लिखोगे? मोशन इक्वेशन अलोंग y एक्सिस। तो मोशन इक्वेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y एक्सिस एट एनी टाइम t। किसी भी t टाइम पे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बोल कितना होगा? तो y बराबर u बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, या y बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है साहब? 0 प्लस एक्सेलरेशन, नीचे को ही हमने y एक्सिस माना पॉजिटिव मान लेंगे। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है? ये देख QE बाई m इंटू टी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बाबू? इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, सब वैसे ही पुट कर दिया। या y बराबर आपका आ गया हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या मिल गया? 2। अब क्या करना है साहब? देखो हमें x और y में रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? x और y में रिलेशन चाहिए। तो साहब t ही क्या है? वेरिएबल है, इस t को हटा दो। t क्या है बाबू? x बाई v है ना, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो अपने आप x और y में क्या मिल जाएगा? रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या कर दें? पुट t इन इक्वेशन 2। दो में t के वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो। तो या y बराबर आपको मिल जाएगा हाफ QE बाई m इंटू टी की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर बाई v का स्क्वायर। नहीं तो इसी को थोड़ा सजा लो, या y बराबर हाफ QE बाई, ऐसे लिख लो,
QE बाई 2m इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी. दिस विल गिव्स यू रिलेट. देख ये किसका इक्वेशन है? ये कांस्टेंट है. ये किसका इक्वेशन है साहब? बोल. पैराबोलिक का. पैराबोलिक इक्वेशन. बोलो कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा, कोई भी चीज़ इसमें घबराने की चीज़ नहीं है साहब. बोलो कोई दिक्कत नहीं. इतने जीरोक्स करे बाबू, इसको हम लोग हटाएंगे, है ना. चलो, एक होता है बाबू नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, है ना. कुछ नहीं, फालतू का चीज़ है. इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक पॉइंट क्या पढ़ते हैं साहब? एक होता है नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट. ठीक है. तो कहते हैं कि साहब नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखो बाबू, कहते हैं क्या कि ऐसे पॉइंट जहां पे हाँ, कहते हैं क्या, बहुत ज्यादा बंद हो गया, टाइट हो गया बाबू. कहते हैं क्या, देखो क्या कहता है कि नल पॉइंट ऐसे पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज जीरो. सभी चार्जेस के कारण जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, अगर जीरो मिलती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है बाबू. हेडिंग डालेंगे नल पॉइंट. नल पॉइंट, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट. तो अपनी मर्जी से लिख लो. जहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या हो? जीरो हो, उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जीरो हो, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, है ना. तो इसका मतलब साहब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो. जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, वही हमारा क्या होगा? नल पॉइंट होगा. जैसे हम मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि दो चार्जेज हैं, एक 5 माइक्रोकूलम का और एक आपको 16 माइक्रोकूलम का, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 3 मीटर है. ठीक है. तो कह रहा है क्या, दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं. तो कह रहा है क्या, फाइंड द नल पॉइंट. फाइंड द नल पॉइंट. नल पॉइंट बताओ कहाँ पे मिलेगा. इसका मतलब पूछ रहे साहब वो पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो मिलेगी. तुम सोचो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो मतलब जहां पे, अब सोचो कि जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना था वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख के वहां पे फोर्स निकाल लेते थे. तो ई जीरो मतलब जहां पे फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वही पॉइंट हमें निकाल लेना है. देख क्या करो कि पहले इधर कहीं चूज करो साहब. अगर यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखते हो तो ये इसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा. मतलब मिलेगा कहीं बीच में ही साहब, इधर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इधर मिलोगे, इधर आओगे तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, जबकि ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. बोलो कोई दिक्कत? तो इधर और इधर आपको कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा अगर चार्जेस का नेचर सेम है. तो चार्जेस का नेचर अगर अपोजिट होगा तो नल पॉइंट मिल सकता है. तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए नल पॉइंट अगर चूज करना है तो देखेंगे कहीं भी प्लेस कर देंगे. प्लेस करने के बाद देखेंगे साहब कहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि ये इसको भी इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है. तो साहब इस पॉइंट पे कहीं मिल सकता है. ठीक है. अब कहाँ मिलेगा ये हमें पता नहीं है साहब, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जहां पे छोटे वाले चार्ज के पास में ही कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना. इसी पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिलेगा. मान लो कि ये पॉइंट हमने मान लिया क्या? P. क्या मान लिया बाबू? ये पॉइंट हमने मान लिया P. अब यहां से ये डिस्टेंस मान लो x, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 माइनस टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3. बोलो हाँ कि ना. चलो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल. तो यहाँ पे क्या कर दिए? +1 कूलम का चार्ज रख दिए. अब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लो. इसे कारण यहाँ पे फोर्स और इसे कारण यहाँ पे फोर्स, दोनों क्या करो? इक्वेट कर दोगे, क्योंकि डायरेक्शन ही अपोजिट है ना, तो इक्वेट कर दो. तो इसी कारण यहाँ पे तो F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इससे कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब फोर्स निकाल लो. तो F बराबर K Q1 Q2 बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. नहीं तो यहाँ पे माइक्रो भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. 16 माइक्रो कूलम ना, तो माइक्रो माइक्रो यहाँ पे कट जाएगा. 4 चौक 16 हो जाएगा. के कट जाएगा तो बचेगा, इधर तो कुछ नहीं बचा, तो बचा 1/x स्क्वायर इज बेसिकली 4/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. या 1/x बराबर कर दोगे यहाँ पे 2/3
3 माइनस एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर कर दिया तो होल स्क्वायर क्या कर दिए, काट दिए। आ जाओ अब इधर, या 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, या x ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3, या x बराबर कितना आ गया 1 मीटर। तो साहब यहां से 1 मीटर की दूरी पे आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको कैसे हमने करा। नल पॉइंट मतलब वहां प्लस 1 कूलम का चार्ज रख दो बाबू, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना मतलब फोर्स निकाल लो साहब, आंसर पा जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ जैसे हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या बाबू, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे और उसके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। शाबाश। कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू। कह रहा है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बोलो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे साहब, बोलो। तो साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, प्लस 1 कूलम का चार्ज रख के फोर्स निकाल लो साहब, बात खत्म। चलो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साहब, यहाँ पे कर देंगे प्लस 1 कूलम का चार्ज रख देंगे। इसके कारण यहाँ पे देख ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा बाहर की ओर, इस पे इधर की ओर फोर्स लगा देगा। तो फोर्स मान लो ई से दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे मिलेगी, अलोंग द लाइन ज्वाइन, है ना। अब दोनों का माने कि ये साइड लेंथ आपको गिवन है, ये साइड लेंथ क्या है, ए है, ये साइड लेंथ क्या है बाबू, गिवन है, ए है। और इनके बीच का एंगल कितना होगा बाबू 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 60 होगा ना, अरे यार कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या चाहिए, तो देखो या तो दोनों का कंपोनेंट ब्रेक करके कर लो साहब, वैसे भी ठीक हो जाएगा, और नहीं तो साहब दो ही फोर्सेज है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो फोर्सेज है तो साहब रिजल्टेंट, ट्रायंगल और से रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है ना, R बराबर √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, साहब लगा लो, आंसर आ जाओ। बोलो कोई दिक्कत, देखो हम करके दिखा देते हैं। तो इनेट जो आएगा, इनेट, तो इनेट किधर जाएगा, कहीं इधर बीचों बीच जाएगा, यही आपको क्या मिलेगा, इनेट। नहीं तो इनेट की वैल्यू कितनी होगी, √, अब ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, e ही होगा। तो इनेट बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, तो 2e का स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी साहब, हाफ, ये कट गया तो हो गया √3e का स्क्वायर, दैट इज √3। ये क्या आ गया आपका ई नेट। अब e की वैल्यू कितनी होगी, तो ये किसी कारण e निकाल लो, यही e निकाल लेते हैं। तो बोलिए e बराबर क्या होता है, e बराबर होता है k q बाई डिस्टेंस r का स्क्वायर, यही। इसलिए ई नेट की जो वैल्यू आपकी मिलेगी √3 k q बाई a का स्क्वायर, आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो क्या होगा, तो देखें ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन ये इसको क्या करेगा, अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। बोलो हाँ कि ना। अब तो सोच इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब बाकी यूनिट लगा लो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे तो इजीली बन जाएगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन और दिखाते हैं। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए मान लो, और यहां पे चार्ज रख दिया क्यू 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 रख दिया साहब। कह रहे क्या साहब, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बताना है आपको। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर, यहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, वो कोई बात नहीं। देख 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 क्या करना है साहब, देख पहले तो ये डायगोनल है, इस डायगोनल को मीट करा लेंगे। देख अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो यहाँ पे क्या लग रहे हैं, +1 कूलम का चार्ज रख देंगे बाबू। बोल दिखाई दे रहा है साहब, शाबाश। अब ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा ई से, ये इसको क्या करेगा
इधर की ओर रिपेल करेगा, ये भी ई से, ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा, ये भी ई से, और ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो साहब इसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में है, तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, बिना करे 0। कैसे, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे, या किसी का भी रिजल्टेंट लोगे, सब एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे बाबू, छाट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अब यहीं पे क्या करते हैं साहब, देखो यहाँ माइनस माइनस लगा देता है। अब बोल क्या करते हैं साहब, अगर माइनस माइनस लगा देते हैं तो क्या करते हैं, तो देख इसके कारण ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, जबकि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक और ई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये वाला खत्म हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा, इधर की रिपेल करेगा, बहुत बढ़िया। ये इसको क्या करेगा, जो इधर जा रहा था अब निगेटिव के कारण ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब बोल क्या होगा, अब साहब इधर की ओर हो गई 2e, इधर की ओर हो गई 2e, और ये दोनों आपस में क्या होता है, 90 डिग्री पे होते हैं। नहीं, अब सोच ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट बराबर अंडर रूट 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर। देख कितना आ गया, 4e का स्क्वायर प्लस 4e का स्क्वायर, नहीं तो कितना आ गया, 8e का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2√2। अब e की वैल्यू कितनी होगी, एक e की वैल्यू निकाल लो। अब सोच ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, तो √2 है। अरे होता है ना भाई, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, √2 है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, √2a/2, तो a/√2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। e की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, e बराबर होता है kq/r का स्क्वायर, तो a/√2 का होल स्क्वायर। बाबू ये पुट कर दो यहाँ पे, जो भी आया आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा और आते हैं टाइम पीरियड बेस्ड। कैसे, तो देख क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। देख क्या कैसा आता है क्वेश्चन टाइम पीरियड पे। आप सोच, पेंडुलम प्रॉब्लम आपने देखा था, तो उसमें क्या था कि एक बॉल को m मास का, ठीक है, और ये l लेंथ की रोप थी, ठीक है, अगर हैंग कर देते थे तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते थे, टाइम पीरियड आ जाता था, बोलो कितना था, 2π√L/g। बोल आता था नहीं। ये g का मतलब क्या समझ, देख यहाँ पे बेसिकली क्या लगता था, नीचे की ओर mg लगता था और ऊपर की ओर क्या लगेगा, t। तो यहाँ पे t ये बेसिकली क्या होता था, mg, और यही आपका क्या होता था, फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस g को समझ बेसिकली क्या है, आपने पढ़ा भी था ऐसे, t बराबर 2π√L/g इफेक्टिव। बोलो ऐसा था, तो यही g इफेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। तो साहब यहाँ पे g इफेक्टिव जो हम लोग लिखते थे, वो लिखते थे F नेट डिवाइडेड बाई मास। तो यहाँ पे F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg डिवाइडेड बाई m, तो कितना आ जाएगा, g। तो यहाँ पे g इफेक्टिव क्या आता था, g आ जाता। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमेशा क्या होता है कि याद रखना है कि जो टाइम पीरियड होगा तो t बराबर 2π√L/g इफेक्टिव होगा। अब देख क्वेश्चन कैसे आया, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे भी घुसा देगा। कैसे घुसाएगा, देख कह रहा है कि एक पेंडुलम है। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेंडुलम है और एक m मास का ब्लॉक है जिस पे चार्ज गिवन है कैपिटल Q, मतलब स्मॉल q मान लो, ठीक है, चार्ज इस पे गिवन है। इसकी लेंथ, रोप की लेंथ मान लो L है, ठीक है। तो कह रहा है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका मान लो ऊपर की ओर है। इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द टाइम पीरियड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टाइम पीरियड। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, इसका एफबीडी बना लो। तो एफबीडी बनाओगे अगर, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, और चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे एक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने लग जाएगा, ऊपर की ओर क्या लग जाएगा, q × e। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो कि इस पे
नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा, एफ नेट की वैल्यू लगोगे तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा, तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा क्यू ई। पहले एम जी था, अब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगने से इस एम जी की वैल्यू को क्या करेगा, थोड़ा सा घटाएगा जरूर, तो घटाएगा तो कितने से घटाएगा, एम जी माइनस क्यू ई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप एक्सेलेरेशन लिख लोगे ए नेट, तो क्या लिखोगे, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। और यही एफ नेट कितना हो जाएगा, एम जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा, मतलब जी माइनस क्यू ई बाई एम नहीं। और यही ए नेट आपका क्या कहला जाएगा, जी इफेक्टिव। ये क्या कहला जाएगा बाबू, जी इफेक्टिव। बोलो कोई दिक्कत नहीं। जो भी नेट फोर्स था, नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, जी इफेक्टिव निकल गया। इसलिए टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू एल और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, बाई जी इफेक्टिव होगा जी माइनस क्यू ई बाई। ये आपका क्या मिलेगा, आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आप कैसे दे दे, मान लो कि यही पेंडुलम है, एक एम मास का ब्लॉक, इस पे चार्ज हमने क्यू दे दिया है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर है और इस पे चार्ज माइनस अप कर दिए, ठीक है। तो कह रहा है ये एल लेंथ है आपका, तो कह रहा है क्या, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो साहब इसका एफबीटी बना लो पहले। एफबीटी बनाओगे तो क्या मिलेगा साहब, नीचे की ओर एमजी लग जाएगा, नहीं नीचे की एमजी लगेगा, और साहब चार्ज यहाँ पे निगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर, तो फोर्स किधर लगे, नीचे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्यूई, फोर्स भी नीचे लग जाएगा। और ऊपर में क्या लग जाएगा, टेंशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे टी बराबर कितना हो जाएगा, एम जी प्लस क्यू ई। तो इसलिए एफ नेट यही हो गया, नेट एफ नेट एम जी प्लस क्यू ई हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो या ए नेट की वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो ए नेट हो जाएगा एम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो या यही ए नेट क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव कहला जाएगा। तो आ जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम, ये जी इफेक्टिव आ गया। तो इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड होगा, ये टेंशन है बाबू, ये क्या है, टेंशन। ये क्या है, टेंशन, यहां पे लगेगा ना, ये टाइम पीरियड है। ये क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। बोलो कोई दिक्कत। तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। ये आपका क्या मिल गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं साहब, बोलो खत्म। और देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख लो। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपने क्या देखा था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या देखा था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अभी पेंडुलम देख रहे थे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देख ऐसे स्प्रिंग था और एक एम मास का ब्लॉक लटका देते थे, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते थे, ये नेचुरल लेंथ था, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड आप निकालते थे, तो निकालते थे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। बोलो लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे साहब। अब क्या करेगा कि साहब, अब क्वेश्चन देख, मान ले कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड से देखो कैसे लिंक अप करेगा। ये एम है और इसमें चार्ज दे दिया क्यू, मास एम कर दिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दी गई इधर की ओर, और ये इसका क्या था, नेचुरल लेंथ था, नहीं। तो इसमें अभी इलोंगेशन कितना था, 0। लेकिन तू सोच, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया जाएगा, चार्ज पॉजिटिव है, इससे फोर्स कितना लगना लगेगा, इधर। तो ये क्या करेगा साहब, यहां से कुछ डिस्टेंस हट के, x0 डिस्टेंस हट के, यहां पे
इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे करेगा साहब? तो देख, अंदर की ओर क्या लग जाएगी? k इंटू एक्स नॉट लग जाएगी, और बाहर की ओर लग जाएगा F बराबर Q। बोला हाँ कि ना? तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल एसएचएम कब करता है? तो एसएचएम कब करेगा? जब पार्टिकल क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम कहाँ मेंटेन कर रहा है? यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। तो साहब जितना दूर जाके मीन पोजीशन, ये इसका क्या होगा? मीन पोजीशन भी कहलाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन पोजीशन कहलाएगा। तो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन जितनी दूरी में मिलता है वही एक्स नॉट, वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहलाया जाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहलाया जाएगा। और कहेगा साहब बताओ इसकी टाइम पीरियड क्या होगी? तो साहब देखो, कहता है इसका टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो इसका जो अब टाइम पीरियड होगा तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही होगा। इसके टाइम पीरियड में कोई चेंजमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट किसमें होगी साहब? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इसके पास एक मीन पोजीशन मिल जाएगा और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड। तो पूछे एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो कहते हैं फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। पूछे एम्पलीट्यूड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? बोले अभी बताते हैं क्यों ऐसा होगा। पहले एम्पलीट्यूड देख। एम्पलीट्यूड के लिए क्या कर दोगे? k इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? q इंटू ई, या एक्स नॉट बराबर कितना हो जाएगा? q इंटू ई बाई के। और यही आपका एक्स नॉट क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा q ई बाई के। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब कहता है साहब इसका टाइम पीरियड क्यों नहीं चेंज हुआ? तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होने का कारण क्या है? कहता है क्या कि अगर फोर्स बाबू कांस्टेंट हो, देख अभी भी फोर्स क्या है साहब? Q इंटू ई और ये K इंटू एक्स नॉट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। तो एक स्टार देके लिख लो यहाँ पे, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट देन इट्स टाइम पीरियड विल नेवर चेंज। अब साहब कैसा भी क्वेश्चन दे दे तो घबराने की बात नहीं है। जैसे देख बाबू, जैसे इसी को ऐसे लटका दिया गया, चार्ज क्यू, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर दे दी गई। तो पूछेगा इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो t बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। क्यों? क्योंकि साहब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड लगने से साहब एक एक्स्ट्रा फोर्स तो आ गया, लेकिन उस एक्स्ट्रा फोर्स ने इसका टाइम पीरियड को कोई चेंज नहीं करेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो साहब कैसा भी हो, चाहे आप ऐसा ही कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर दे दे। तो कह रहा है टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? कैसा भी क्वेश्चन दे दे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो आज के लिए साहब इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय। हाँ, एक चीज और कहना चाह रहे थे कि बाबू देखो, थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा वक्त 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना मैक्सिमम, 10-15 दिन मैक्सिमम लगेगा। 10-15 दिन में थोड़ा सा सिस्टम और अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड करने में क्या होगा कि साहब आपको डेली का 11th का एक लेक्चर और डेली 12th का भी एक लेक्चर आपको मिलेगा। अभी क्या है कि सप्ताह में 3 दिन 11th और 3 दिन 12th मिल रहा है। अब क्या होगा, इसके बाद 10 दिन बाद करीबन मानो 10 दिन बाद डेली आपको 11th का डेली लेक्चर मिलेगा और 12th का भी डेली लेक्चर मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? शाबाश, एंजॉय कीजिए, डू योर वर्क, बाय।